नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश। आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 16 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 16 जिसका नाम है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक के ज़रिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न में सही विकल्प चुन के लिखना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न देखते हैं। पुनः प्राप्त न होने वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमें सही विकल्प चुन के बताना है। तो पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा कौन सी है इसमें? पवन ऊर्जा, बहते हुए जल की ऊर्जा, सौर ऊर्जा और कोयले की ऊर्जा। इनमें से कौन सी ऊर्जा हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा उत्तर हो जाएगा कोयले की ऊर्जा। कोयले की ऊर्जा सही होगा, क्योंकि कोयला जो है एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कोयले की ऊर्जा। चलिए अगला देखते हैं। पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो 4 विकल्प हैं: कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार भाटा और प्राकृतिक गैस। इनमें से कौन सा सही है? इसमें हमको क्या बताना है, कौन सी ऊर्जा पुनः प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो जो ज्वार भाटा की ऊर्जा होती है वो हमें पुनः प्राप्त हो सकती है। क्या होता है, ये दिन में 2 बार आती है, एक सुबह एक शाम। इस तरह से ये ज्वार भाटा आती है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वार भाटा। चलिए अगला देखते हैं अब। देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसके उपयोग से? सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल द्वारा, सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर सेल द्वारा। ठीक है, हम जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है या सौर ऊर्जा को हम सोलर सेल द्वारा ही विद्युत ऊर्जा में सीधे परिवर्तित कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है। बताइए ज़रा, पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा प्रयोग होती है? किसका इस्तेमाल करके हम पवन चक्की चलाते हैं? अब देखिए इसमें नाम ही लिखा है पवन। पवन मतलब हवा। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हवा का इस्तेमाल करके हम पवन चक्की चलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु की ऊर्जा। यानी वायु की ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं पवन चक्की चलाने में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या करना है? सही गलत का निशान लगाना है। चलिए देखिए, सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। एकदम सही। हर प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा सूर्य है। मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी सही है। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। गलत। अभी हमने ऊपर ही देखा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। किसका इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? सौर सेल या सोलर सेल का। ठीक, उसे हम सोलर सेल भी कहते हैं और सौर सेल भी कहते हैं। ठीक है, बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। एकदम सही। उसी के इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? उसी का इस्तेमाल करके हम टरबाइन चलाते हैं और फिर उस जल में जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। एकदम सही बात है। बिजली से कहीं प्रदूषण होता है? नहीं होता ना। बिजली से हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ये सब चलाते हैं ना, तो प्रदूषण नहीं होता। चलिए
हाँ, थोड़ा बहुत किसी किसी चीज़ में, जैसे अब फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो एसी में जो गैस पड़ती है वो सीएफसी के कारण, अब बिजली से एसी चलता है लेकिन उससे फिर निकलता क्या है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे क्या होता है, ओजोन का क्षरण होता है। तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें प्रदूषण होता है, लेकिन जिस तरह से ईंधन से होता है, जैसे पेट्रोल डीजल इन सब चीज़ों से जैसा प्रदूषण होता है, वैसा प्रदूषण बिजली से नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। एकदम सही है, हमने जब पाठ को पढ़ा था तो देखा था। जो नाभिकीय विखंडन के जो प्लांट होते हैं, ठीक, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से हम नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती है इसका प्रयोग करके हम विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया, ये भी सही हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला देखते हैं इसमें, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन पेट्रोल और कोयला है, ठीक, या पेट्रोलियम और कोयला है। मुख्यतः जीवाश्म ईंधन क्या है, पेट्रोलियम और कोयला। अगला देखिए, सभी प्राणी अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ही ऊर्जा का इस्तेमाल करके पेड़ पौधे अपना खुद भोजन बनाते हैं और जीव अपना बनाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब जो मुख्य स्रोत क्या हुआ, मुख्य स्रोत तो सूर्य हुआ। ठीक है, तो सभी प्राणी अपना भोजन मुख्यतः सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं, बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। जो बायोगैस होता है उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगला देखिए, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत जल होता है। जल विद्युत संयंत्र में अगर जल नहीं होगा, हमारे पास बहुत सारा जल एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखेंगे, तो जल विद्युत संयंत्र चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। जब उसमें जल ही नहीं होगा तो वो टरबाइन को कैसे घुमाएगा। जब टरबाइन नहीं घूमेगा तो जो विद्युत जनित्र है या जनरेटर है, विद्युत जनरेटर, वो बिजली नहीं पैदा कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, जल है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए इसमें नीचे 4 पद दिए गए हैं। देखिए यहाँ 4 पद दिए गए ना, जैसे यहाँ डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल, 4 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। इनमें से 3 एक तरह की हैं और एक सबसे अलग है। तो वही सबसे अलग हमको इसमें से अलग करना है। तो जैसे पहला देखते हैं, पहला देखिए का डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल, इनमें से एक अलग करिए जो सबसे अलग हो, इन चारों में से सबसे अलग हो। तो देखिए डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल क्या है, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। लेकिन सूर्य क्या है, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसमें सूर्य अलग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। फिर अगला देखिए, वायु, जल, बायोगैस, कोयला। देखिए वायु, जल, बायोगैस, तो ये क्या है, ये एक तरह के हैं, और कोयला क्या है, हमारा आणविकरणीय स्रोत है, इसलिए कोयला इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य और कोयला हो गया। हमारा 2 उत्तर हमको मिल गए, एक सूर्य मिल गया, एक कोयला मिल गया। अब अगला देखिए, सोलर कुकर, सौर सेल, प्रकाश, सौर जल ऊष्मक। देखिए इसमें से कौन सा अलग होगा। देखिए सोलर कुकर सौर से चलता है, सौर सेल सूरज से चलता है, और सौर जल ऊष्मक यानी जो सूरज की गर्मी से पानी गर्म करते हैं वो यंत्र होता है, वो भी किससे चलता है, सूर्य से ही चलता है। प्रकाश, अब देखिए प्रकाश इन तीनों में या इन चारों में सबसे अलग है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश। ठीक है, अगला देखिए, ईंधन, अनाज, फल, सब्जी। तो देखिए अनाज, फल, सब्जी ये सब क्या खाने वाली चीज़ है, लेकिन ईंधन खाया नहीं जाता, तो इसमें ईंधन सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों उत्तर कौन से सही होंगे, इसमें फिर अगले में हो जाएगा, सबसे पहले वाले में सूर्य, फिर कोयला, फिर प्रकाश और फिर ईंधन, ये हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए इसमें स्तंभ के मिलान करने हैं, जिसका संबंध जिससे है उससे उसको मिला देना है। चलिए देखिए, पेट्रोल, पेट्रोल किस में पड़ता है, स्कूटर में। ठीक, कोयला एक तापीय विद्युत घर है, मतलब उसमें इस्तेमाल होता है, तापीय विद्युत घर में इस्तेमाल होता है कोयला।
जलाशय पर बांध जो बनाते हैं, जल विद्युत संयंत्र में इस्तेमाल होता है। डीजल डीजल बस में डाला जाता है। वायु पवन चक्की चलाई जाती है वायु से। ठीक है, तो ये मिला दिया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, देखिए प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न नंबर 6 का क्या कह रहा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। देखिए, सोलर सेल का उपयोग होता है। इसका उत्तर देखिए, सोलर सेल प्रकाश उत्पन्न करने, रेडियो, टीवी, जल पंप आदि चलाने में प्रयोग किया जाता है। यानी सोलर सेल से हम विद्युत उत्पन्न करते हैं और उस विद्युत का इस्तेमाल करते हैं प्रकाश उत्पन्न करने में, रेडियो चलाने में, टीवी चलाने में, जल पंप चलाने में, यानी बहुत सारे कार्य में करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष में भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जीव जंतु एवं पौधे दब जाते हैं। मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियां ऊष्मा दाब तथा उत्प्रेरक क्रियाओं के द्वारा अपघटित होने से पेट्रोलियम बन जाते हैं। यानी यही जीव जंतु जो दबे हुए होते हैं करोड़ों वर्षों में, ये क्या होते हैं, दाब और बहुत अधिक ऊष्मा के कारण ये बदल जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम पदार्थ में। ठीक, और उसी पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं। यानी करोड़ों वर्ष पूर्व ये उथल पुथल हुई थी और उसका इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? इसका उत्तर देखते हैं। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग वायु ऊर्जा में, जल ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, सोलर कुकर, सोलर सेल और सौर जल ऊष्मक तथा सभी प्राणियों के भोजन में किसी न किसी रूप से होता है। ठीक, तो इसमें जितनी चीज़ें लिखी हैं सब में सूरज का उपयोग होता है। सूरज इसीलिए कहते हैं ना, सूरज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूरज के कारण ही हवा चलती है। ठीक, जो जल होते हैं, जल में भी ऊर्जा मिलती है। सूरज जो जल ऊष्मक बनते हैं, वो सूरज की ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को गर्म करते हैं। हम जैसे सजीव प्राणी हैं, ये भी अभी सूरज ना निकले तो हम क्या होंगे? हम बीमार होने लगेंगे, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सूर्य जो ऊर्जा का एक बहुत मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? इसका उत्तर देखिए, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्ठी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन या उत्पन्न करने में किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम इन नाभिकीय विखंडन हम करते किस में हैं? उस जिस भट्ठी में करते हैं उसे परमाणु भट्ठी कहते हैं या नाभिकीय भट्ठी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं? इसका उत्तर देखिए, आज के समय में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आज के समय में हम जीवाश्म ईंधन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन मतलब जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से हमको क्या क्या मिलते हैं? मिट्टी का तेल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वर्तमान में शहरों और कस्बों में भोजन पकाने के लिए द्रव पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसे। ठीक, का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जनरेटर, मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, वायुयान चलाने में पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि का उपयोग किया जाता है। फिर रेल इंजन में कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले के साथ साथ अब डीजल का भी इस्तेमाल, डीजल इंजन भी आने लगे रेलवे के, तो डीजल भी इस्तेमाल होता है। उपरोक्त ऊर्जा के सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। यानी हम अपनी ज़रूरत का लगभग 80% ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, ऊर्जा संकट क्या है? आप उस संकट को दूर करने के क्या उपाय करेंगे? चलिए इसका उत्तर देखिए, जनसंख्या वृद्धि और दैनिक जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। यानी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे और अधिक सामान की आवश्यकता होगी और अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक, तो जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे ऊर्जा भी की खपत भी बढ़ेगी, यानी ऊर्जा का इस्तेमाल भी ज़्यादा हम करेंगे। ठीक, फिर देखते हैं, वर्तमान में कुल ऊर्जा व्यय ऊर्जा व्यय का 80% भाग पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है, यानी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। जीवाश्म ईंधन आणविकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि हम इसी प्रकार आणविकरणीय ऊर्जा का अंधाधुंध प्रयोग करते रहे तो ये स्रोत एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो फिर हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। जब पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? ठीक, मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा तो हम इंजन कैसे चलाएंगे? पानी का इंजन नहीं चलेगा तो हम खेत कैसे सींचेंगे? ठीक, तो ये ऊर्जा के संकट हो जाएंगे फिर, यानी पूरी दुनिया लगभग समझ लो रुक जाएगी। इसीलिए हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत मात्रा में करना चाहिए, ताकि इसे हम संरक्षित कर सकें, बचा सकें और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। जैसे 200-300 साल तक ये लगभग चलेगा, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि धीरे धीरे हमें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये भी आप देख लीजिए। ऊर्जा के संकट जो हैं उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य, जल, वायु, बायोगैस आदि के प्रयोग पर जोर देंगे तथा निम्नलिखित उपायों का अमल करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अपने पैर बढ़ाने चाहिए, उनका प्रयोग हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें कुछ बिंदु हैं, ये देख लीजिए। घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखा, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता ना होने पर बंद करना चाहिए। ठीक, फिर जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में और सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी खाना बनाने में, पानी गर्माने में, ये सब का सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए इन सब में। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़कों पर करना चाहिए। इससे क्या हो, बिजली खपत जो है वो कम होगी। फिर कम दूरी के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईंधन की खपत करने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। कम खपत, सॉरी, ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए तथा इंजनों की सफाई करते रहना चाहिए। सफाई का मतलब इंजनों का सर्विसिंग जो होता है, जिसे हम सर्विसिंग कहते हैं ना, सर्विसिंग करते रहना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, ऊर्जा अपव्यय, यानी ऊर्जा का जो बेवजह है, फालतू में जो ऊर्जा खत्म हो रही है उसको उसका रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान होना चाहिए। यानी फालतू में ऊर्जा का व्यय हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन तीन उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, सीमित ऊर्जा, सीमित मतलब जो ऊर्जा खत्म हो जाएगी एक ना एक दिन, तो कोयला है, उसमें पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है। असीमित ऊर्जा में जल, वायु, सूरज और बायोगैस, ये सब असीमित ऊर्जा में आते हैं। सूरज भी हमारा आता है असीमित ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7। ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते? तो देखिए इसका उत्तर जल, पवन, जैव गैस तथा सूरज। यानी सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, जल से मिलती है, पवन से मिलती है, जैव गैस से मिलती है, इन सब से जो ऊर्जा मिलती है ये वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। इसका उत्तर देखिए, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, अब पेट्रोलियम में बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब पेट्रोलियम के अंदर आते हैं, और कोयला। ठीक, अब पेट्रोलियम और कोयला किसके अंदर आते हैं? जीवाश्म ईंधन के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9।
गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखिए। देखिए ये है आपका चित्र गोबर गैस प्लांट का। ठीक, क्या होता है, यहाँ पे हम गोबर डालते हैं और पानी, गोबर पानी को एक साथ डालते हैं, तो ये गोबर जो होता है एकदम घोल के रूप में तैयार होके इस टैंक में ऐसे यहाँ आता है और यहाँ से फिर ये पाचक टैंक कहते हैं इसको, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक, फिर ये आपस में कुछ रासायनिक क्रियाएं या सड़न जो भी होता है वो क्रियाएं करता है और जो गैस बनती है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। ठीक, और फिर बाकी बचे पदार्थ इस तरफ से ऐसे जाके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जो बाहर निकलते हैं इन्हीं का उपयोग हम फिर खेतों में खाद के रूप में कर लेते हैं। तो ये तो हो गया गोबर गैस प्लांट का चित्र। अब चलिए इसको देखते हैं। देखिए, जीव जंतुओं के मल मूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इनका विशेष प्रकार के संयंत्र में विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा का स्रोत है एक, जिसका नाम है बायोगैस। बायोगैस भी ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, देखिए गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, भोजन बनाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखिए। सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इससे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर, कुकर का आप जानते ही होंगे कि घर में कुकर में खाना बनता है, तो इससे आप समझ सकते हैं सोलर कुकर का उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं, लेकिन सूरज की ऊष्मा का उपयोग करके। सूर्य की प्रकाश की किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसके भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारें व तली सभी काले रंग की होती हैं। जिस काला रंग क्या करता है, काला रंग ऊष्मा को और अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, यानी अपने पास खींचता है। ठीक है, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। यानी काला रंग का होता है अंदर का सारा भाग, तो वो सूर्य की किरणों को और अधिक रूप से अवशोषित करता है। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटों के अंदर या 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और सफाई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी रोटी वोटी नहीं बनाई जा सकती, बाकी पकाने वाले सारे खाने और बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए और वृद्धि होती है ऊर्जा की खपत में या मांग में। अतः विभिन्न ऊर्जा के स्रोतों का न्याय संगत उपयोग किया जाना चाहिए। न्याय संगत मतलब जितना ज़रूरी है एकदम ढंग से, एकदम लिमिट में ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जितनी ज़रूरी हो बस उतना ही ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो चलिए ठीक है, जब तक बैठे हैं तब तक पंखा चलाइए। अगर आप कमरे से उठ के कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ देर के लिए तो आप पंखा तुरंत बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो पंखा चल ही रहा है और हम टहलने चले गए, टहल के फिर आए। तो ये क्या है, ऊर्जा का अपव्यय है। ठीक है, इसी को कहते हैं न्याय संगत उपयोग। चलिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, यानी जो सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, एक ना एक दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे पूरी तरह से। अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर देखिए, ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। जैसे ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक हो सकता है। फिर ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत यानी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग यदा कदा ही करना उपयुक्त होगा। यानी इन परंपरागत यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ऐसी जो ऊर्जा हैं इनका उपयोग हमें जब बहुत ज़रूरी हो तभी करना चाहिए, वरना हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए अब, ताकि हम जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका उपयोग करें। ठीक है। फिर घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखा, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता ना होने पर इनका उपयोग बंद रखना चाहिए। ठीक है। फिर देखते हैं, जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने और सौर ऊर्जा जो पानी गर्म करते हैं हम, पानी को गर्म करने में भी हमें सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने घरों में सोलर पैनल लगवा लें, सोलर कुकर का इस्तेमाल करें। हाँ, इससे है कि थोड़ा सा सोलर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है समय लगेगा। जो खाना गैस पे आपका आधे घंटे में बन जाता है, वही भोजन आपको बनाने में आपको सोलर कुकर में 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो समय ज़्यादा लगेगा लेकिन एकदम प्रदूषण रहित होगा, आपको बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सोलर कुकर का उपयोग करेंगे तो आपको बिजली का बिल, गैस को भरवाना नहीं पड़ेगा। ठीक है? ये सब फ़ायदे हैं। लेकिन धीरे-धीरे इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम आधे घंटे में ही खाना बना लेंगे। ठीक है? चलिए, सोलर कुकर से भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। फिर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़कों पर करना चाहिए। फिर भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, इससे ऊर्जा की बचत होती है। जो चावल हम बटुली में, एक बटुली होता है छिछला टाइप का, या भगोने में बनाते हैं, अगर वही चावल हम कुकर में बनाएं तो ऊर्जा की खपत कम होगी। यानी कुकर में बनाने पे ऊर्जा की बचत होती है। खाना पकाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते समय अच्छे किस्म के स्टोव का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मिट्टी का तेल वेस्ट ना हो। ठीक, जितनी ज़रूरत हो उतना ही मिट्टी का तेल लगे। आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए पेट्रोल, डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर रेलगाड़ी यात्रा, बस जैसे सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ईंधन की बचत होती है। ठीक है। तो ये सब तरीका अपना के हम ईंधन को बचा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13, बायोगैस किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए। बायोगैस क्या होता है? अभी आपने ऊपर देखा गोबर गैस प्लांट वाला जो प्रश्न अभी आपने ऊपर देखा, वही है बायोगैस का बनना। चलिए उत्तर देखिए। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यह गैस प्लांट में या गोबर गैस प्लांट में, और गोबर जो गाय का गोबर होता है, एक भैंस का गोबर होता है, जो भी होता है, और कृषि के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये सब क्या होते हैं? इनको हम जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। यानी गोबर और जल के मिश्रण से ये गैस बनाई जाती है। इसको क्या करते हैं हम? जब मिक्सिंग टैंक में गोबर और जल को मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को ही बायोगैस कहते हैं, और इस गैस का इस्तेमाल हम खाना पकाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपके इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न हल हो चुके हैं। ठीक है। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अगला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।